हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? बच्चों आज हम लोगों ने जो स्टार्ट किया बेटा वो है क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स में बेटा जो टॉपिक हम लोगों का आज होने वाला कवर वो है कूलम्ब्स लॉ और इसके एप्लीकेशंस। अब इसको जानने से पहले बेटा हम लोगों का जो टारगेट है बेटा वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी लगभग देखें 3 महीने मान सकते हैं, 3.5 महीने। तो अब इसमें बेटा आपको पूरा क्लास 12th का है और क्लास 11th फिजिक्स दोनों आपको कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करना है वो आपको टारगेट बेटा आपको मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेटा ऑलरेडी मैं केवल 3 केसेस बनाऊंगा। इसके जो 3 केसेस में पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैं समेटने की कोशिश करूंगा। फिर आपका बनाऊंगा 2 लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद ऐसे ही हम लोग मैग्नेट्स है और सेमीकंडक्टर है और भी चैप्टर वगैरह है, ऑप्टिक्स वगैरह। तो ऐसे बनवाई करके हम लोग क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे और इसमें 11 और जो 12th है हम इसको करेंगे फिनिश एग्जाम से पहले। पहले हमने जो उठाया वो है क्लास 12, क्योंकि क्लास 11th अधिकतर बच्चे पढ़े होते हैं और उनका जो होता है कवर टीचर करवा देते हैं। लेकिन जब क्लास 12th आते आते क्या होता है, एग्जाम नजदीक होता है और बच्चों का सिलेबस काफी खतरे में रहता है। ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो भी जाता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका कंप्लीट नहीं हो पाता। तो अब इसमें आपको जो है पूरा क्लास 12th का मिलेगा। इसके बाद जब खत्म हो जाएगा क्लास 12th फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी कि वेक्टर है और इंटीग्रेशन जीरो से। तो पहले बेटा हम लोग आज जो टारगेट है वो है कूलम्ब्स लॉ कि कूलम्ब्स लॉ। अब इसकी चार्ज की जो प्रॉपर्टी है आपको देखना है कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी कॉम्बिंग कर सकते हैं या फ्रिक्शन कह सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं वहां आप इसको देख सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट में। डिटेल में पढ़ना है तो आप लेक्चर और देख सकते हैं मेरे। तो आइए बेटा, अब कूलम्ब्स लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कूलम्ब्स लॉ बेटा होता है ये दो चार्ज के लिए वैलिड होता है, जिसमें कि दोनों चार्ज कैसे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। प्लस दूसरी बात यह है कि ये चार्ज है दो, इनके बीच जो सेपरेशन है वो सेपरेशन बेटा ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। और ये जो फोर्स है बेटा, कूलम्ब्स फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा क्यों फॉलो करते हैं, अभी मैं बताऊंगा। ठीक, तो जैसे मैंने बेटा आपको समझाने के लिए ये मैंने आपको लिए बेटा एग्जाम्पल लिए है। यहां देखना Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है यहाँ पर। अब इनके बीच की जो सेपरेशन बेटा वो कितना है, r डिस्टेंस मान लिया है। तो अब जो कूलम्ब्स जो फोर्स होता है बेटा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है बेटा दो चार्ज के प्रोडक्ट। अब जितना इनका अमाउंट ज्यादा होगा चार्ज का, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। प्लस अगर बेटा इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन, अगर इसको मैंने बेटा बढ़ा दिया गया तो जाहिर सी बात है जो फोर्स होगा इनके बीच क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस इनके बीच की कम कर दी मैंने, फोर्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ा दी तो फोर्स कम हो जाएगा। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड बात ये है कि लाइक चार्ज होते हैं तो रिपेल करते हैं, अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि बेटा देखिए यहां मैं आपको कैसे बताने जा रहा हूं, देखना इसको। अब ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो अगर आप इसके फोर्स लिखोगे बेटा देखना यहां पर फोर्स लिखोगे तो देखना Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स Q2 की वजह से लगेगा। अब कैसे लगेगा, यानी कि इधर लगेगा, रिपेल। तो यहां मैंने Q1 पे इस Q2 की वजह से इस पे फोर्स, वो इधर फोर्स लगेगा। क्लियर? ऐसे ही इस पे फोर्स लगेगा तो यहां इस तरह मैंने ये लिख दिया बेटा, यानी कि इस Q2 पे फोर्स इसकी वजह से इधर लगेगा, ये फोर्स है। अब दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी फोर्स की वैल्यू वो बेटा क्या होगी, सेम होगी। बस इनकी जो डायरेक्शन है वो होगी अपोजिट। क्लियर? अब वेक्टर है तो वेक्टर का यहां पर आप साइन लगा सकते हैं। इतना क्लियर? तो अब ये देखिए
जो कूलम्ब फोर्स होता है वो फोर्स यानी Q1 Q2 ये देखिए यहाँ पर ये फोर्स, दोनों फोर्स की जो वैल्यू है वो बराबर है, लेकिन साइन कैसा लेंगे माइनस, क्योंकि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इसको बोलते हैं बेटा वेक्टर का फॉर्म। अगर मैग्नीट्यूड लिखना है आपको तो मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं इसको यहां पर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्योंकि मैग्नीट्यूड में सिर्फ वैल्यू होती है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर? तो इसलिए लिखोगे मैग्नीट्यूड और इसको लिखोगे वेक्टर लिखोगे। अब देखिए यहां पर ये जो फोर्स है बेटा, अब इसकी बात करें या हम इसकी बात करें, इनको मैंने क्या मान लिया एफ फोर्स मान लिया, क्योंकि दोनों सेम फोर्स है तो क्या मान सकते हैं एफ मान सकते हैं। तो इसलिए बेटा क्या होता है जो फोर्स होता है वो फोर्स Q1 और Q2 इनके प्रोडक्ट के क्या होगा यानी प्रोपोर्शनल होगा। इसी प्रकार इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के क्या होगा इनवर्स के स्क्वायर होगा। इसीलिए इस फोर्स को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको। क्लियर? तो अब देखिए यहां से हम लोग फोर्स Q1 Q2 और यहां ये डिस्टेंस बेटा देखिए इसको R स्क्वायर, तो आप लिखोगे इसको यहां से एक कांस्टेंट मिलेगा Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये जो है ये सिर्फ आपका क्या है एक मैग्नीट्यूड है। ठीक, ये जो फोर्स है बेटा ये फोर्स मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, वेक्टर की फॉर्म में नहीं है। अगर वेक्टर की फॉर्म होगा तो यहाँ वेक्टर का साइन लगाएंगे और यहाँ एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसको वेक्टर नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। मतलब ये फोर्स की क्या एक वैल्यू है। क्लियर? हाँ, अब देखिए इसको हम लोग और लिख सकते हैं यहाँ पर, जो K होता है K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इतना समझ गया? ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या इसको बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। तो लिखिए इसका दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, ये कूलम्ब कांस्टेंट। ठीक, कूलम्ब कांस्टेंट बोले या कूलम्ब फोर्स कांस्टेंट बोले, बात एक ही है। क्लियर? हाँ, तो इसको इतना नोट कीजिए बेटा। क्लियर ना ये? हाँ, देखिए इसको बिल्कुल सब नोट करते जाइए बेटा। ठीक, आइए इसको, अब इसको बेटा हम लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे ये देखिए आप वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म बेटा K Q1 Q2 और R और यहां लगा दिया बेटा मैंने एक वेक्टर लगा दिया। ये जो है इसको बोलते हैं बेटा ये है यूनिट वेक्टर। क्या है ये यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर के पास और किसका यूज किया जाता है टू डिफाइन द डायरेक्शन। ये क्या है फोर्स, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया ये, तो इसको बोलेंगे बेटा हम क्या, ये एक वेक्टर का फॉर्म है। इतना क्लियर भाई ये? हाँ, सारी चीज बेटा ये नोट करते जाइए आप। इतना क्लियर भाई ये? हाँ, आइए आप देखिए यहाँ पर बेटा इसको हम लोग और लिख सकते हैं। यहाँ देखना इसको Q1 है, यहाँ देखिए बेटा इसको Q1 और ये Q2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये इनके बीच की जो डिस्टेंस क्या बेटा मैंने R मान ली 1। क्लियर ना ये? हाँ,
तो अब देखिए यहाँ मैंने इसको अभी बताया था, इस पे फोर्स आप लगाओगे, इसकी वजह से फोर्स ये लगेगा, और यहाँ बेटा इस पे फोर्स इसकी वजह से इधर लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन बेटा मैंने ये आपको रिप्रेजेंट कर दी, और इसकी डायरेक्शन इधर। इसको चाहे यहाँ बनाओ बेटा, इसको चाहे यहाँ बना लो, ठीक है ना। ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर इतना हो गया मेंशन ना ये। हाँ, एक एक पॉइंट इसको मेंशन करते जाइएगा। अब इसका कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ देखना, इसको ये वैल्यू होती है फोर्स ऑन चार्ज, यानी ये जो फोर्स लग रहा है इस Q1 पे लग रहा है, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज इस Q2 की वजह से, क्लियर। चार्ज Q2, इतना बेटा क्लियर ना ये। हाँ, अब इसी प्रकार बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, यानी कि यूज किए जाते हैं पोजीशन वेक्टर। यहाँ अब यहाँ देखिएगा, इसको इस तरह से R1 R2 और यहाँ बेटा R2 R1, ये बेटा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखना, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ये है पोजीशन वेक्टर। अब ये जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो अब जो पोजीशन जो वेक्टर होता है, ये पोजीशन वेक्टर बताता है कि जो डायरेक्शन है इसकी वो है Q1 से Q2 की तरफ। इसी प्रकार ये वाला जो पोजीशन वेक्टर ये बता रहा है डायरेक्शन कहां से, Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन बता रहा है, क्लियर ना ये। तो इसलिए बेटा यहां देखना कैसे लिखेंगे हम, तो फोर्स ये वैल्यू यहाँ K Q1 Q2 और यहाँ देखिए बेटा इसको R, तो अब यहाँ लिखोगे बेटा इसकी वैल्यू लिखोगे 2 और यहाँ पर आप ये लिखोगे। देखना बेटा ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो अब हम ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। इसकी डायरेक्शन कहां से होगी, Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन, और ये जो फोर्स भी कहां पर बेटा, ये फोर्स है Q1 पे Q2 की वजह से, और डायरेक्शन इधर डायरेक्शन, ये देखिएगा। तो ये है इनके लिखने के तरीका है, इनको क्लियर। आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा यहाँ पर, क्लियर। अब देखिए इसको अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं बेटा, यहाँ पर देखना वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखना बेटा इसको, ये तो लिख सकते हैं K Q1 Q2 और यहाँ R Q, और यहाँ लिखेंगे बेटा यहाँ पर ये वेक्टर आएगा, ये यूनिट वेक्टर बेटा। देखना इसको यहाँ देखिए बेटा, इसको ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है। तो अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू बेटा जब पुट करोगे तो यहाँ कैसे आएगा वो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ देखना। तो आप लिखोगे यूनिट वेक्टर 2 1। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये इसका फार्मूला है। और ये आप पढ़े होंगे बेटा, वेक्टर में पढ़ोगे तो किसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, इसकी रेशियो को बोलते हैं अपन यानी क्या, यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो आप इसको इसीलिए इसकी वैल्यू बढ़ना जो पुट की है, मैंने कहा की है, ये वैल्यू पुट की है और कितनी है 2 है, और एक वैल्यू इसकी आएगी तो कितना होगा 3 होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको पता होगा सारा चीज इतना। यहाँ देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखने के तरीका है सिंबल साइंस के, क्लियर। तो इसको लिखोगे तो पावर कितनी है यहाँ पर, ये 2, तो एक पावर ये आएगी यहाँ पर नीचे, तो कितनी होगी 3 पावर होगी, क्लियर। तो इतना इसको मेंशन कीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट से,
क्लियर? बहुत बार सवाल इस बेटा आए एग्जाम में आई। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं इसके एक पॉइंट पे और। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर। अगला पॉइंट है ये कूलम्स फोर्स कांस्टेंट। कूलम्स फोर्स कांस्टेंट इट्स डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ सिस्टम एंड मीडियम। ये पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन किया गया बेटा, जो के की जो वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं कूलम्स फोर्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसके मीडियम पे डिपेंड करती है और उसकी यूनिट पे कि एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी और एमकेएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम इसमें वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इतना जो है इसका नोट कीजिएगा इसको। अब 1 बाय करके हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो अब इतना पॉइंट यहां से जो फोर्स से रिलेटेड है वो आपके यहां से क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस पे मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो बेटा वो देखिएगा यहां पर देखना। यहां पर मैं क्वेश्चंस यहां लिख रहा हूं बेटा, लिखना द 2 coulombs 2 microcoulombs and 1 microcoulomb charge at placed at 2 meter distance. If 2 microcoulombs charge is moving towards 1 microcoulombs charge as given coordinate. Finds the force. अब ये कौन सा फोर्स है बेटा? ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 चार्ज है, 1 कूलम्ब और यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज है और ये 2 कूलम्ब चार्ज है यानी माइक्रो में। ठीक, अब कह रहा है इनको बेटा 2 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया गया है। अब जो 2 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है ये बेटा कैसे है मूविंग कर रहा है यानी कि 1 माइक्रोकूलम्ब की तरफ। तो कह रहे हैं इनके कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो अब बताइए फोर्स क्या होगा। जैसे अब देखना है इसके कोऑर्डिनेट कैसे दिए एग्जाम में, और ये आपके एग्जाम का ही सवाल बेटा ये है। क्लियर? यहां पर है, यहां इसको मैंने मान लिया a पॉइंट 2 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज। अब इसको मैंने मान लिया बेटा बी है, ये कितना है 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है। इसको मान लो बेटा Q1 और इसको मान लो बेटा आप Q2 मान लो। अब कोऑर्डिनेट ऐसे दिए हैं इनके, देखना यहाँ पर ये एक मिनट इसको ऐसे लिखिएगा, इसको यहां देखना यानी कि I माइनस के 5J प्लस 2K। ये कोऑर्डिनेट आपको दे दिए यहाँ पर पोजीशन के फॉर्म में वेक्टर दे दिया, और एक यहां दिया वेक्टर में यहां लिख दे रहा हूं ये
2i प्लस 6j और माइनस प्लस के और 3k। ये इस फॉर्म में क्वेश्चंस आपको दे दिया और ये जो बेटा ये रिप्रेजेंट कर दिया इनकी डायरेक्शन। तो अब ये सवाल बेटा आपका है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा और ट्राई करो इसको। क्लियर? मैं सॉल्व करता हूं। तो आप कह रहे हैं कि जो 2 माइक्रो कूलम चार्ज है तो ये चार्ज यहां से यहां जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब इनके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, वो कितना है i माइनस के 5j प्लस के 2k। अब यहाँ जो b पे 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, यहाँ इसका जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट की 2i प्लस 6j प्लस 3k। तो अब एक कोऑर्डिनेट देके हमसे कैसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर, वो देखना फोर्स कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो फोर्स निकालने के लिए उससे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा पोजीशन वेक्टर। क्या पता होना चाहिए? पोजीशन वेक्टर। जो ये देखना, मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको यहाँ देखिएगा इसको, ये है। अब ये वेक्टर है, तो वेक्टर है बेटा, जाहिर सी बात है, तो क्या यूज होगा? पोजीशन वेक्टर का यूज होगा। तो डायरेक्ट हम डिस्टेंस नहीं रख देंगे, तो इनको निकालेंगे पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का बेसिक रूल क्या है, ये देखिएगा इसको। तो अब यहाँ बेटा जो जो ए है, तो इसको मैंने मान लिया आर ए पोजीशन वेक्टर। जो बी है इसको मान लिया मैंने आर बी पोजीशन वेक्टर। इतना क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर जो पोजीशन जो वेक्टर होते हैं वो क्या होता है, यानी कि फाइनल से इनिशियल हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल से इनिशियल कैसे निकालते हैं, देखिए इसको हम निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि आर ए और बी यहाँ पर। तो पोजीशन वेक्टर क्या निकालेंगे, आर बी माइनस के आर ए, यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये वाला। तो ये इनका क्या बेटा एक रूल है पोजीशन वेक्टर का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर आर ए बी, तो अब कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, ये 2i प्लस के 6j प्लस 3k। अब ये वाला पोजीशन वेक्टर यहां पर है, कितना है ये, i माइनस के 5j प्लस के 2k। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा पर, देखना इसको। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखना इसमें से बेटा ये जाएगा, i यहां बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर माइनस ये है और माइनस माइनस प्लस होगा, कितना होगा 5 और 6 कितना होगा, ये होगा 11 का j प्लस ये कितना है 3 का है, ये कितना है 2, तो कितना बचेगा प्लस का के यहां बचेगा। ये बेटा प्लस का माइनस और माइनस प्लस होगा, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो मैंने ए कर दिया। तो अब आपके पास जो पोजीशन वेक्टर आ गया वो आ गया ये वाला, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। अगर आपको निकालना है इनका मैग्नीट्यूड निकालना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो भी मैंने आपको निकालना सिखाया है। तो आप देखिए मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होगा और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 होगा और प्लस इसका 1 होगा, ठीक। तो डायरेक्ट में इसकी बेटा वैल्यू मैंने आपको यहां रख दी, ठीक। यहां देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 11 का स्क्वायर 11 कितना होगा 121 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक। तो इसको बेटा और सॉल्व करोगे तो कितना आ गया बेटा इसकी वैल्यू, देखिएगा यहां देखिएगा इसको, यानी कि 22 23 यानी कि 123 क्या है इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तो ये ओवरऑल लगभग देखें तो लगभग इसकी वैल्यू बेटा लगभग कितना आएगी, यानी कि 11.2 के आसपास आ सकती है ना ये। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा, देखिएगा इसको यहां पर के Q1 Q2 और R और यहां बेटा Q, यहां
पोजीशन वेक्टर नहीं आएगा। अब यहाँ लेंगे हम लोग वेक्टर लेंगे, ठीक ना, ये वेक्टर यहाँ पर है, इसको पुट कर देंगे। तो अब देखिए इसको वैल्यू पुट करते हैं। k की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी पता होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज है, पहला चार्ज कितना है, ये 1 माइक्रो कूलम, ये है। सेकंड चार्ज कितना है, ये 2 माइक्रो कूलम्स है। इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड बेटा आया है वो मैग्नीट्यूड कितना आया है, 123 आया है। तो इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 123 और यहाँ पावर क्यू। अब एक बचा है वेक्टर को लिखने का, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू ये है, इसको देखिएगा, इसको तो यहाँ कितना आएगा, i प्लस 11 j प्लस k। तो ये आपका जो आंसर है बेटा वो आंसर आ गया। अब कुछ नहीं है, केवल इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए इससे ये कितना होगा, माइनस के 12 और यहाँ से प्लस के 9, कितना बचेगा, माइनस के 10 की पावर 3 बचेगा। अब देखिए इसको यहाँ पर 9 और 2 कितना होगा बेटा, 18 होगा, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 3 यहाँ पर। अब इसका बेटा कितना स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी कितना होगा, यानी इसका आ जाएगा यहाँ पर 123 और यहाँ बेटा √3। ये बेटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ से कट जाएगा एक पावर से, तो एक पावर ऑलरेडी आपकी बचेगी यहाँ पर। तो अब यहाँ i प्लस 11 प्लस और यहाँ पर k, तो आप यहाँ पर लिखें या मत लिखें, ये वैल्यूज की आ गई, ठीक। तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ बेटा आंसर आ गया ये वाला। तो इस फॉर्म में देखना, इसी फॉर्म में आपको आंसर दे देगा वो पेपर में, और ये पेपर में आपके आगे सवाल है। अब आइए इतना सॉल्व करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मेन चीज आपको ये भी नहीं है, आपको मेन चीज है आपको अपना कॉन्सेप्ट सीखना, ये कि ये कैसे निकालने का तरीका है, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न होता है बेटा वो रिपीट नहीं होता, वो एग्जाम में एक नए नए तरीके से एग्जाम सवाल पूछता रहता है। तो आपको बस अपना रूल पता होना चाहिए कि सवाल सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है बेटा, क्लियर। हाँ आइए देखिए इसको, आइए अब इतना होने के बाद बेटा अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। अब बात करता हूं बेटा जो के, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था, जिसको हम लोग कोलंबियन फोर्स कांस्टेंट बोल रहे थे, अब उसकी हम लोग करेंगे चर्चा। देखिएगा यहाँ पर वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या है बेटा, के की बात क्या नहीं है ये सीखिए बेटा, ठीक है ये। हाँ देखिए इसको ठीक है ये, हाँ प्रोपोर्शनल बोले या बेटा इसको लिपि पे लगा सकते हैं ना, ये हाँ जो आपको अच्छा लगे। हाँ प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं इसको, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ अब देखिए इसकी वैल्यू अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। पहली वैल्यू इसकी बेटा यहाँ पर है इन SI सिस्टम, और SI सिस्टम का मतलब होता है बेटा यानी MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये इसकी वैल्यू होती है। अब इसके बेस पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अब इसकी हम लोग वैल्यू डिफाइन करेंगे अलग अलग मीडियम में। तो पहले हम देखेंगे कि SI सिस्टम वैल्यू क्या होती है, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर केस ए वाला, पहला वाला ए वाला केस है, इफ देयर इज नो मीडियम बिटवीन टू चार्ज। अब दो चार्ज है बेटा, उन चार्ज के बीच कोई भी मीडियम नहीं है। अब मीडियम नहीं है तो मैं क्या मानूंगा,
वैक्यूम मान सकता हूं या एयर मान सकता हूं। क्लियर? आप देखिए यहां पर इसकी वैल्यू एक चार्ज बेटा मैंने यहां माना Q और एक चार्ज मैंने यहां मान लिया, मैंने Q2 मान लो, इसको बेटा Q1 मान लो। ठीक, अब इनके बीच यहां पर ये इनकी डिस्टेंस क्या बेटा r डिस्टेंस है। तो अब यहां मैंने क्या मान लिया बेटा, यहां मैंने मान लिया एयर मान सकते हैं या वैक्यूम मान सकते हैं। ठीक, एयर माने या वैक्यूम माने, अभी चलेगा पता कि आप एयर वैक्यूम सेम ट्रीट क्यों कर रहे हैं, जबकि एयर और वैक्यूम बिल्कुल अलग अलग चीज होती है। वैक्यूम का मतलब होता है वहां कोई भी एयर वगैरह ना हो, लेकिन इसमें क्यों मानते हैं सेम, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट, वो वैल्यू बेटा इन दोनों की लगभग सेम वैल्यू होती है, इसलिए वैल्यू यहां पर मैं सेम मान ले रहा हूं। तो आप देखना इसमें वैल्यू आएगी इसकी 1/4πε0। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 9 × 10⁹ ये वैल्यू। अब किसमें पढ़ रहे बेटा, ये पढ़ रहे हैं एसआई सिस्टम या मीटर किलोग्राम सेकंड में ये वैल्यू। अब जहां इसका नाम क्या बेटा, यहां पर इसको बोलते हैं परमीविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक, वैक्यूम बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं बेटा फ्री स्पेस। बस सीखना है आपको ये कि वैक्यूम कहें या फ्री स्पेस, क्या परमीबिलिटी इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है बेटा वो होती है 8 × 8 5 10⁻⁻12। ये वैल्यू आप याद कर लेना, और ये वैल्यू सॉल्व करोगे यहां पर तो ये वैल्यू इतनी आएगी आपके सॉल्व करने पर, इतना नोट कीजिए इसको। ये तो इस केस में अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो हम जो दो चार्ज के बीच, तो उसकी वैल्यू हम लोग ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे यहां पर। तो अब इसमें बेटा फोर्स निकालें तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स आएगा इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये 1/4πε0, और दो चार्ज हैं Q1 और Q2, और उनके बीच जो डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस है बेटा ये इसका क्या होगा, इनवर्स का स्क्वायर यहां पर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या पाया बेटा कि अगर इनके बीच कोई भी मीडियम नहीं है तो क्या मानेंगे, एयर मान सकते हैं या वैक्यूम मान सकते हैं। तो इस केस में दो चार्ज का प्रोडक्ट ये आएगा, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर ये होगा, तो ये वैल्यू आपको ये मिलेगी। ये आप याद कर लेना क्योंकि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्योंकि ये क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसको बोलते हैं परमीबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो ये वैल्यू पुट करो बेटा तो इसमें जो फोर्स मिलेगा ये फोर्स अपन को ये मिलेगा। अब दूसरा केस पढ़ रहा है कि अगर हमने बेटा यहां कोई मीडियम फिल कर दिया, मीडियम फिल कर दोगे तो क्या इफेक्ट होगा वो मेरे को भी सीखना है। इसको अब मैं नंबर दूंगा बी नंबर, यहां पर देखिए इसको बी वाला केस है। if the मीडियम, अब मीडियम को बेटा मैं यहां नाम दे रहा हूं डाई इलेक्ट्रिक। कई बार पेपर में डाई इलेक्ट्रिक नाम बोल करके आपको बोलता है इंसुलेटर, तो लिखिए इसको बेटा ये इंसुलेटर, इंसुलेटर, या इसको बोल सकता है बेटा वो वुड। कोई भी वो पीस जो क्या हो नॉन कंडक्टिंग हो, डाई इलेक्ट्रिक है, मतलब जहां पर कोई भी करंट या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो पाए, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक या वुड बोल सकते हैं या इंसुलेटर बोल सकते हैं यहां पर। तो इसको को मैंने मान लिया अपना मीडियम यहां पर। इफ द मीडियम
बेटा यहाँ पर देखना है इसकी वैल्यू, यहाँ देखिएगा ये चार्ज, एक चार्ज बेटा मैंने यहाँ माना और एक चार्ज मैंने यहाँ माना, और इनके बीच की बेटा डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस बेटा मैंने ये मान ली यहाँ पर, और इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, r दूरी है, और इसको मैंने q1 q2। क्लियर? तो अब एयर है यहाँ पर, लेकिन एयर भरना नहीं है, मुझे क्या भरना है, ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ भरना है। तो इसकी वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पर जो है इस तरह से देखना, यहाँ पर कोई मैंने भर दिया इस तरह से ये, ठीक। हाँ, क्या वैल्यू मानी मैंने इसको, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर कि यहाँ वैल्यू आएगी 4 पाई। अब बेटा इसको एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, परमीबिलिटी ऑफ मीडियम की है, तो इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे हम। क्लियर? तो इसकी वैल्यू ये है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। फिर देखिएगा इसकी वैल्यू, अब ये मैं कंपेयर करूं तो लिख सकता हूं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के। ये आपके लिए मेन फार्मूला। तो ये किसके इक्वल है, ये बेटा इसके इक्विवेलेंट है। ये देखिएगा, यहां देखना, तो ये वैल्यू यहां पर है, तो यहां मैंने क्या कर दिया, यहां परमीबिलिटी ऑफ किसके लिया, मीडियम की। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करके एप्सिलॉन नॉट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो जो के है, अब इस के को बोलते हैं बेटा, के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसकी बेटा जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू अलग अलग होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग इसकी वैल्यू होती है, और ये इसको बोलते हैं परमीबिलिटी ऑफ मीडियम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं इसको मेंशन करूंगा, ध्यान देखना। बच्चे क्लास में ये बोलते हैं कि सर ये जो के है और ये के सेम लग रहा है। बेटा सेम लग रहा है देखने में, लेकिन है अलग चीज। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जबकि ये मैंने नाम लिखवाया था स्टार्टिंग में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, जबकि ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू बेटा अलग अलग वैल्यू होती है इसकी, यहां देखना इसके लिए। तो अगर मैं एयर की बात करूं बेटा, तो वो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर मैं इसकी वैल्यू बेटा मैं वैक्यूम की बात करूं, तो वो बेटा वैल्यू होती है 1, और ये वैल्यू बेटा मिनिमम वैल्यू होती है। एक मिनट, इसको जो वैक्यूम की वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है 1, एयर की वैल्यू अप्रॉक्स 1 होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर होता है, यहाँ वैक्यूम बोले या एयर बोले, तो दोनों को हम सेम मान सकते हैं। सेम क्यों मान सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या, वो लगभग सेम वैल्यू है, इसलिए। और लिखे बेटा इसकी वैल्यू हम लोग, अगर माइका लिखें, माइका, तो इसकी वैल्यू होती है 6। अब तो सर माइका क्या है, माइका बेटा एक मटेरियल है, इंसुलेटर, ठीक, जो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस का बना होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बेटा मेटल, मेटल या कंडक्टर, ध्यान रखना बेटा, मेटल या कंडक्टर, तो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है इनफिनाइट होती है। वाटर के लिए वैल्यू कितनी होती है इसकी, वाटर के लिए वैल्यू होती है, वो होती है बेटा 81। तो आपको बेटा याद कौन सा करना है, आप इसको याद करना है आपको, और आपको ये याद कर लेना है, ये वैल्यू आपको ये याद नहीं करना है, पेपर में देगा तो दे देगा आपको, ठीक। मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आपको डिफरेंस यानी अंतर चल जाए पता आपको, इसलिए मैंने लिखवाया। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू, इसको बोलते हैं बेटा, यहाँ पर लिखना परमीबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक, इसको बोलते हैं परमीबिलिटी
परमिटिविटी ऑफ मीडियम होते हैं। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर देखना, कुछ बच्चे इसको बी भी लिखते हैं, चाहे बी लिख लो चाहे ए लिख लो, ठीक, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमें क्या अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक। पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, पहले वहां मैंने बी लिखा था, चाहे बी बोल दो, कुछ किताबों में बी लिखते हैं स्मॉल से, कुछ किताबों में इसको इस बी वाले बी से लिखते हैं, ठीक। हाँ, अब ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है बेटा, इसकी वैल्यू है, ये रिलेशन है आपका, ये रिलेशन आ गया, कहां से आया, ये ऑलरेडी मैंने आपको ये मेंशन कर दिया बेटा, क्लियर। हाँ, अब दो आ गए, वैल्यू आ गई, एक आ गई बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम की है। अभी इससे पहले मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट, उसको बोला था परमिटिविटी ऑफ यानी फ्री स्पेस बोल सकते हैं, या हम लोग एयर बोल सकते हैं। तो दो तरह की हमारे पास आ गई परमिटिविटी, तो इसलिए अब टर्म आता है रिलेटिव, क्या बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे। तो लिखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, और ये आपके नीट में 2 साल पहले ही आया है क्वेश्चन, इस पे लिखना, इसको बहुत ही आसान चीज है बेटा, ये टफ नहीं है बेटा, ये रिलेटिव पर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव और इसको मैंने 1 मिनट इसको लिख लिया मैंने यहाँ पर, इस तरह लिख लिया, ठीक है। ये हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बेटा हट ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको बेटा ठीक कर लेना 1 मिनट, ये इसको 1 मिनट, इसको यहाँ पर ये है बेटा परमिटिविटी, ठीक, इसको बेटा ठीक कर लेना यहाँ पर, ये 1 मिनट, इसको भी परमिटिविटी, 1 मिनट, इसको भी यहाँ पर हाँ, ये थोड़ा बड़ा करेक्शन कर लेना, इसको क्या है परमिटिविटी, ठीक। हाँ, बस नाम में डिफरेंस है और कुछ नहीं बेटा ये। अब देखना, इसको लिखा, इसकी वैल्यू होती है बेटा, यहाँ लिखना, तो इसकी वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा इसको। अब मीडियम अब क्या लेंगे हम लोग, यानी कि वैक्यूम लेंगे यहाँ पर, वैक्यूम। तो आप, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, इसकी वैल्यू देखिएगा, ये है मीडियम वैल्यू है, इसको लिख लिया मैंने ऐसे, ये किसकी है, यानी कि वैक्यूम या फ्री स्पेस, तो इसकी वैल्यू ये। तो अभी बताया था मैंने, इसकी क्या है रिलेशन, ये रिलेशन है इसका। तो अब देखिए, इसको यहां लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर यहाँ और ये वैल्यू, क्लियर। तो अब देखिए इससे बेटा क्या होगा, ये यहाँ से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ बेटा, यहाँ बच जाएगा, के बचेगा, ठीक। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर के। तो आप देख सकते हैं जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो किसके है बराबर, वो बराबर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल है, क्लियर ना ये। हाँ, तो इतना नोट कीजिएगा इसको, ये इतनी चीजें आपकी क्या होगी, यहाँ से कंप्लीट होगी यहाँ से। अब एक रिलेशन क्या है यहाँ पर, ये कि जो फोर्स बताया था मैंने, एक मीडियम में फोर्स बताया था, और यहाँ पर तो अब यहाँ का फोर्स कैसे आएगा मीडियम का बेटा, वो आएगा यहाँ पर, मीडियम का फोर्स आएगा के Q1 Q2 और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर ये आएगा, क्लियर। तो इसकी वैल्यू और मैं लिखूंगा बेटा कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये बेटा ये है, इसको बोलते हैं
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो अब देखिए यहाँ वैल्यू मैं लिख सकता हूँ फोर्स की। तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, मीडियम की वैल्यू आएगी, यहाँ पर बेटा वैक्यूम की, और यहाँ पर किसकी आएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ये वैल्यू आएगी। ये कैसे आया बेटा, इधर देखिएगा, इसको बेटा यहाँ देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स, यहाँ पर फोर्स लिख सकते हैं बेटा, यानी कि F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अब ये वाला बेटा किसके लिए है, ये वाला है एयर के लिए है। एयर मतलब वैक्यूम मान सकते हैं, हालांकि एयर वैक्यूम बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सेम मानेंगे, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए यहाँ इसकी वैल्यू आ गई। तो ये है क्या बचेगा बेटा, के बचेगा, तो के यहाँ पर ये आ गया। तो इतना यहाँ पर क्या बेटा, ये मेन चीज आपको क्या कंप्लीट हो गई यहाँ पर, इतना क्लियर बेटा। ये आइए इसको हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें। तो अब यहाँ अगर हमने बेटा इसकी वैल्यू बेटा हमने यानी कि इसको इंक्रीज कर दिया, तो जो फोर्स है बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब ये बना कि कांस्टेंट यहाँ से बेटा ये देखना, अगर मैंने कोई मीडियम है, वहां मीडियम मैंने रिमूव कर दिया, मीडियम रिमूव कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। अगर मीडियम में बेटा मैंने ऐड कर दिया कोई भी डाइलेक्ट्रिक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी यहाँ पर। तो ये है इनका जनरल रूल है इनका, ये क्लियर नहीं है, ये हम पर इसके बारे में, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब दूसरा है बेटा यहाँ पर SI वाला सिस्टम है, सॉरी CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम यहाँ पर क्या है बेटा, देखना, इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू बेटा हम मानते हैं 1। ये वैल्यू CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक, CGS, एक मिनट इसको CGS सिस्टम, अब सही बेटा, ठीक। हाँ, तो हम बोल सकते हैं इसको ये, तो फोर्स कितना आएगा बेटा, यहाँ पर फोर्स आएगा Q1 Q2 R स्क्वायर। अब यहाँ बेटा जो 4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है वो यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, वो ऑलरेडी 1 है। तो ये जो फोर्स है वो है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यहाँ पर है। अगर आपको यही लिखना पड़ेगा, इस तरह लिखना, तो आप लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, और ये वैल्यू है बेटा MKS। दो डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो मीटर किलोग्राम सेकंड है, तो ये बेटा कब लिखेंगे, जब अपन लेंगे अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, जबकि यहाँ CGS में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो वैल्यू होती है 1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये देखिए वैल्यू। और ये भी आपके एग्जाम में सवाल आ गया है, और एनसीईआरटी में ये चीजें लिखी पड़ी हैं, सारी चीजें, इतना नोट कीजिए इतना। फिर हम लोग अब आगे स्टेप पे बढ़ते हैं, नए स्टेप पे। इतना क्लियर बेटा, ये देखिए इसको, बस यहाँ से जो है इतना, जो कूलम्ब्स लॉ बेटा, अब क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ यहाँ से आपका हो गया, कंप्लीट हो गया कूलम्ब्स लॉ के जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर थे। अब इसके बेस पे ऑलरेडी कुछ सवाल वगैरह है, सवाल जैसे बोलेगा कि डिस्टेंस बढ़ा देगा, जैसे देखना बेटा दो चार्ज हैं, अब इन दो चार्ज के बीच फोर्स क्या रख दिया, मैंने सेम रख दिया, फोर्स सेम है। अब बोलेगा कि इनमें कोई बाहर से मैंने मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बताओ इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। या बोल सकता है कि बताओ दो चार्ज हैं, इनके बीच जो मीडियम था उसको रिमूव कर दिया। मीडियम का मतलब बेटा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू होगी, हो सकता है वुड हो सकता है, माइका हो सकता है, या कोई भी मेटल हो सकती है, रिमूव कर दिया, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ये आपके एग्जाम में पूछे ये सवाल है पर ये, तो इसी को मैं आपको यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बेटा
यहाँ देखना बेटा, if the two charge is separated by small distance as r, जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको क्या मान लिया मैंने, r मान लिया मैंने, ठीक है ना ये, हाँ, एंड सेम फोर्स is maintained if dielectric कांस्टेंट, या इसको बोल सकता है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो मीडियम भी बोल सकता है, ठीक। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको क्या मान सकते हैं, इसको मीडियम मान सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर मीडियम है, मीडियम इज रिमूव, क्या होगा, कारण दो चार्ज बटा है और उन दो चार्ज के बीच क्या है पर ये कोई एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखी चार्ज है, जैसे ये चार्ज बेटा यहाँ पर ये चार्ज है और यहाँ पर ये चार्ज है, इनके बीच की क्या है डिस्टेंस है यहाँ पर। तो कह रहा है कि अब पहले यहाँ पर मैंने मान लिया बेटा क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक मैंने ऐसे यहाँ पर ये कोई फिल कर दिया मैंने डाइलेक्ट्रिक, तो कह रहा है कि अब इनकी डिस्टेंस क्या आर है, इनके बीच कुछ फोर्स भी लगता होगा, लेकिन फोर्स क्या कर दिया बेटा ये सेम कर दिया मैंने यहाँ पर। तो कह रहा है कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दोगे यानी हटा दोगे, तो अब बताओ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसमें क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है ये मेन चीज। तो इसी पर देखना क्या चीज हम पर रखेंगे हम लोग, देखना तो पहला यहाँ पर है, देखना फर्स्ट यहाँ पर है if medium is put between two charge, दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच मैंने मीडियम का कर दिया, एक पुट कर दिया मीडियम। तो मैं फिर से बना रहा हूं इसको, देखिएगा यहां देखना Q1 चार्ज ये है, Q2 चार्ज ये है, और यहां देखिए बेटा इसको मैंने यहां भर रहा हूं, इस तरह मैंने ऐसे करके कोई भर दिया डाइलेक्ट्रिक, इस तरह से, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या बेटा यहाँ पर, इसकी वैल्यू मैंने मान ली है के वैल्यू, और इनके बीच की जो वैल्यू यहाँ पर बेटा क्या है, और डिस्टेंस मैंने मान लिया है आर डिस्टेंस है, ठीक। तो अब देखिए इस केस में जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या लगेगा, ये देखिए यहाँ पर फोर्स लगेगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऑफ Q1 Q2, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यानी की हो गई। पहला सवाल यहां से इतना हो गया कि अगर मीडियम मैंने पुट कर दिया दो चार्ज के बीच में, यहां पर लगी। दूसरा है इसी का पार्ट, दूसरा है बेटा, इसको नोट कीजिएगा इसको अच्छे से। सेकंड पार्ट बेटा यहां पर है, सॉरी सेकंड पार्ट इसका है इफ मीडियम इज रिमूव फ्रॉम टू चार्ज। अब दो चार्ज हैं, उन दो चार्ज के बीच से क्या कर दिया, दो चार्ज के बीच से मीडियम को रिमूव कर दिया गया है, देन डिस्टेंस मैंने आर डैश मान ली। तो अब डिस्टेंस कितनी होगी वो आर डैश, देखिएगा इसको। तो ये चार्ज Q1 है, यहां बेटा Q2 है,
अब यहाँ देखिए बेटा, इसको मैंने क्या मान लिया गया है, इसको मैंने मान लिया यहाँ पर यानी कि एयर या वैक्यूम, क्योंकि मीडियम तो है नहीं, मीडियम क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मीडियम रिमूव हो गया तो क्या बचा यहाँ पर, एयर होगी या वैक्यूम होगा, दो केस है यहाँ पर। तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली r डैश डिस्टेंस मैंने मान ली। क्लियर? तो इसलिए अब यहाँ जो वैल्यू होगी बेटा, वो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये देखिएगा, यहाँ वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा, जो k है, इस k की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इसके लिए जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है k की, वो वैल्यू होती है 1 होती है। तो 1 यहाँ बेटा आप यहाँ पर लिखिए या चाहे मत लिखिए, ठीक। तो q1 और q2 और डिस्टेंस क्या है इनकी बेटा, r डैश क्या है इनकी डिस्टेंस का ये स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर है? ये कोई डिस्टेंस चेंज होगी, फोर्स का रखा है मैंने सेम रखा है, मेंटेन रखा है मैंने। तो अब देखिए दोनों फोर्स को क्या करोगे बेटा, यहाँ पर आप इक्वल करोगे, फोर्स इक्वल करोगे तो इनकी वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 r स्क्वायर, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 और यहाँ q1 q2 r डैश का स्क्वायर आएगा। इतना समझ गया ना? ये कब है, जब मीडियम दो चार्ज के बीच मैंने रखा है। ये जब फोर्स है जब मीडियम को मैंने रिमूव कर दिया, क्या फोर्स मैंने सेम माना है, फोर्स क्या है सेम है, केवल मैंने डिस्टेंस को मैंने क्या किया है, चेंज किया है। तो इनके बीच जो रिलेशन बेटा आएगा वो रिलेशन यहां से कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा बेटा आपका यानी कि आर स्क्वायर और यहाँ के, एक मिनट इसको यहाँ के ये बचा और आर स्क्वायर और यहाँ बेटा बचेगा आर डैश का स्क्वायर। तो आप यहाँ सॉल्व करोगे बेटा तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आर डैश की वैल्यू आर और यहाँ पर रूट। तो ये देखना पेपर में बहुत ही बार आपकी इस सवाल पे आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो कितना हो गया, यहाँ स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल आप भी सॉल्व कर सकते हैं। आर डैश कितना हो गया, आर और यहाँ बेटा के। तो ये क्या हो गया आपका बेसिक, आपको क्या हो गया कॉन्सेप्ट हो गया सॉल्व करने के सवाल से। आप देखिएगा कोई आंसर उठाइएगा प्रीवियस ईयर का तो आपको बहुत सवाल आपको इसी पे मिलेंगे सवाल आपको। तो इसलिए इनको भी आप क्या कर लें, डायरेक्ट याद कर लें। तो आप कम समय में कैसे सॉल्व करोगे, देखना इसको ट्रिक क्या है इसके लिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 और r स्क्वायर। अब देखिए मैंने क्या इन चार्ज को क्या हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं ना, ये कांस्टेंट सेम किया मैंने। अब हमारा जो रिलेशन है बेटा वो रिलेशन केवल यानी कि इसमें रिलेशन है। अब इसका रिलेशन क्या है आप जान सकते हो बेटा, इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन है बेटा यानी कि k के रिलेशन है नहीं नहीं, ये देखिए यानी प्रोपोर्शनल है इसको। तो आप लिख सकते हैं कि r1 अगर r2 होगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक, अच्छा एक मिनट बेटा इसको यहाँ देखना, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी तो आप लिख सकते हैं कितना आएगा यहाँ पर बेटा r1 यानी r2 और k1, ठीक। तो यहाँ आप इस तरह भी आप निकाल सकते हैं ये वैल्यू, डायरेक्ट रिलेशन इनका भी किया मैंने, समझ गया ना, ये जैसे यहाँ पर ये आया रिलेशन दोनों इक्वल किया मैंने, तो आप यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं वैल्यू। तो ये क्या है इनके बेसिक इनके कॉन्सेप्ट है, इनको सॉल्व करने के तरीका है, इतना नोट कीजिए बेटा। फिर हम लोग जो है एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं बेटा, ये इतना क्लियर नहीं है, बस इतना नोट हो गया बेटा, ये इतना आई देखिएगा। अब ये जो मैंने बेटा फिल किया है मीडियम, ये पूरी तरह से मैंने फिल किया है।
अब एक केस एनसीईआरटी में और बचा है, वो केस बचा है पार्सल वाला, कि पूरी तरह से आप दो चार्ज के बीच में ना भरें। कैसे भरें? पार्सली भरें। तो उस पार्सली को कैसे भरेंगे बेटा, यहां देखना है इसको, देखना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ये लिखना, when the dielectric is partially filled between two charge, क्या है बेटा, ये दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच जो डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, उसको मैंने कैसे भर दिया, यानी पार्सली भर दिया गया है। तो देखना है इसको। अब पहले आप इसी को बॉक्स में बंद करो, इसी को आप बॉक्स में बंद करो, पार्सली फिल्ड को। ये क्वेश्चंस पहचानने की बेटा तरीका है, कैसे क्वेश्चंस आप पकड़ पाओगे लैंग्वेज आपको, क्योंकि अक्सर बच्चों को क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। भले इसको सॉल्व कर लें, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वो जो मेन कुछ हाईलाइट पॉइंट होते हैं क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए, वो उनको पॉइंट से बच्चे दूर रहते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं उनको। तो अब देखिए यहाँ पर इसको Q1 है और ये बेटा क्या है, Q2 चार्ज है यहाँ पर। इतना क्लियर? अब यहां देखना बेटा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, मैंने मान ली बेटा यहाँ पर, यानी कि R डिस्टेंस। अब की देखना बेटा क्या किया मैंने, यहां देखना इसको, यहां पर देखिए इसको, यहां मैंने केवल बेटा इतने बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया है, ऐसे करके ये भर दिया गया है, ठीक। इसकी जो थिकनेस है बेटा, वो थिकनेस कितनी है, वो है T, इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल t यहाँ पर। अब देखिए क्या ये मैंने इंसुलेटर क्या पूरी तरह भर दिया, क्या नहीं भरा ना, केवल भरा है पार्सली, का मतलब होता है कुछ स्पेस में भरा है। बाकी स्पेस में क्या होगा बेटा, यहाँ पर बाकी स्पेस में यहाँ पर एयर होगी, यहाँ पर क्या होगा, एयर होगी। ये क्या है, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो यहाँ बेटा इसकी जो वैल्यू होगी बेटा, वो वैल्यू यहाँ कितनी होगी, उसको मैंने मान लिया है k। k का मतलब है कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, और उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर ये बेटा हो सकता है माइका की हो तो 6 लिखेंगे, अगर हो सकता है कोई मेटल है तो इन्फिनिट लेंगे। तो इसलिए अब ये क्या, एक पार्सली फील्ड है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या बेटा, वो डिस्टेंस है स्मॉल r डिस्टेंस है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहां देखना बेटा, इसको अरेंज देखना तरीका लिखने का। तो अब देखिए इसको यहां लिखना, Q1 चार्ज ये है, और यहां देखना बेटा इसको Q2 चार्ज ये है। अब मैंने मान लिया कि बेटा इसको जो है, यहां देखना, इसको मैंने ऐसे मान लिया, यहां से इस तरह से ये मान लिया यहां पर, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा, यहां पर इसकी वैल्यू है बेटा वो k, इसकी वैल्यू है। यहां पर क्या है, अब यहां पर होगी बेटा, यानी कि एयर होगी, क्या होगी, एयर, और एयर की वैल्यू बेटा कितनी होती है, वो होती है 1। यहां से यहां तक क्या बेटा, एयर है, और यहां से यहां क्या है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो सकती है, कोई मीडियम, वो मैंने फिल कर दिया गया। तो अब देखिए यहां से जो इसकी पूरी डिस्टेंस क्या बेटा, वो डिस्टेंस ये है ना r। तो अब देखिए यहां की डिस्टेंस कितनी हो गई, यानी कि r माइनस के, सॉरी इसको r माइनस के t डिस्टेंस ये बची यहां की ये। अब इसको मैंने यहां मान ले रहा हूं, क्या इसको मान लिया मैंने बेटा, इसकी कितनी थिकनेस है, वो है t थिकनेस है। ये सवाल समझ में आया या नहीं बेटा? फिर से देखना कि कोई दो चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस r है। अब यहां मैंने पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा, पार्सली भर दिया गया है, इसकी कितनी थिकनेस है, t स्मॉल। तो बाकी यहां पर क्या होगा, स्पेस में एयर होगी। तो इसको आप देखना, इसको मैं यहां भर दिया मैंने, एक तरफ खिसका लिया, बाकी में स्पेस में एयर होगी। तो अब डिस्टेंस क्या है, दो चार्ज के बीच की r, इसकी कितनी है t,
तो अब ये डिस्टेंस r माइनस के t बचेगी यहाँ की दूरी। तो अब देखना अगर हम वैल्यू निकालें टोटल r डैश की वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पर उसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ देखना। और हमारे पास जो रिलेशन आया वो रिलेशन क्या आया है r डैश इक्वल टू r और ये वैल्यू आई है। ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था निकाल के मैंने। तो अब देखना अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर तो r माइनस के t और यहाँ बेटा ये आ गया प्लस यहाँ पर क्या बेटा ये t और यहाँ पर ये वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर ये बेटा वैल्यू किसकी है, ये है मीडियम की। मीडियम मतलब ये मीडियम भरा हुआ इसकी वैल्यू है। यहाँ ये वैल्यू बेटा किसकी है, ये वैल्यू किसकी बेटा ईयर की है। ये देखिए ये क्या है, ये ईयर है। यहाँ पर कोई ईयर भरी है यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है एक ईयर है, यहाँ से यहाँ तक क्या बेटा ये कोई स्लैब है आने की डाइलेक्ट्रिक है। इतना क्लियर। तो अब देखिए r इक्वल टू तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर ये r माइनस के t ये वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू 1 प्लस t और यहाँ वैल्यू k। आप कहोगे सर यहाँ 1 क्यों रख लिया, अरे एयर की वैल्यू कितनी होती है डाइलेक्ट्रिक 1। इसकी मीडियम अननोन है, मुझे नहीं पता कौन सा मीडियम है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू पुट नहीं की है। तो अब आपका जो वैल्यू आ गई बेटा कितनी हो गई r माइनस के t और यहाँ बेटा t और ये वैल्यू ये आ गई। तो ये क्या आ गया आपका एक क्या हो गया, एक सवाल आपका तैयार हो गया। अच्छा इसको r डैश मान लो बेटा, r डैश r डैश r डैश। ये देखिए यहाँ पर ये r डैश है, ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। तो अब मैं इनके बीच कैसे फोर्स निकलेगा बेटा, तो फोर्स निकालेंगे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k और q1 q2 r डैश का स्क्वायर। क्योंकि मीडियम चेंज करने से क्या होगा फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज होगा तो इसकी वैल्यू बेटा ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर बेटा, वैल्यू आ गई यहाँ देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और q1 q2। ये वैल्यू आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो r माइनस के t प्लस t और यहाँ क्या कर दो स्क्वायर। तो अब देखिए यहां से बेटा आपके लिए क्या हो गया, ये क्या हो गया एक तैयार हो गया पूरा पूरा जनरल फार्मूला आपका तैयार हो गया। तो ये कूलम्ब्स लॉ के पूरे एप्लीकेशन है और ये सारे सवाल बेटा आपके एग्जाम में आइए, बहुत सवाल मिलेंगे इसके एग्जाम में। आपको भी प्रीवियस उठा लीजिएगा 17 का 19 का 18 का या 15 का, तो नीट में आपको एक ना एक सवाल आपको मिल सकते हैं इस टॉपिक जो आज मैंने पढ़ाया है। ये रूल है नीट का जेई का, कोई हर सवाल कूलम्ब्स लॉ के बेस पे आते हैं, चाहे भले डायरेक्ट ना मिलके इनडायरेक्टली मिलते हैं, लेकिन सवाल इस पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके ये बोर्ड के पर्पस से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से कूलम्ब्स लॉ क्या हो गया, यहाँ से पूरा पूरा फिनिश हो गया कूलम्ब्स लॉ। अगर मोटा एक तरफ से हम लोग समरी करें, हम लोगों ने क्या फिनिश किया कि दो चार्ज के बीच कूलम्ब्स लॉ कैसे निकालते हैं वो देखा मैंने, दो चार्ज का प्रोडक्ट प्लस हम लोग फिर देखा हम लोगों ने उनकी डिस्टेंस का इनवर्स का स्क्वायर। फिर हम लोगों ने देखा कि कूलम्ब्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि वो एक रेस्ट चार्ज होंगे वहां लगेगा यानी पॉइंट चार्ज। दूसरी बात है कि अगर ये चार्ज मूविंग हो रहा है एक प्लेस से दूसरी जगह तो वहां क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब चार्ज मूविंग होगा तो बेटा वहां डिफरेंट अलग अलग फोर्स यानी प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट फोर्स प्रोड्यूस होंगे वहां पर। सेकंड बात है कि ये चार्ज एक इमेजिनरी फोर्स बेटा ये यानी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए वैलिड है, लार्ज डिस्टेंस के लिए ये फोर्स वैलिड नहीं है। ये है इसके कुछ लिमिटेशन है इसके। फिर मैंने देखा कि अगर हम लोग बात करें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो इस पे मैंने बताई थी पहले एसआई सिस्टम यानी एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। इस पे मैंने देखा आपको कि वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, इस सारी चीज सिखाई। फिर एसआई सिस्टम में देखी, फिर मैंने देखा कि फोर्स चेंज करके
फिर फोर्स को कांस्टेंट करके फिर इनको रिलेशन मैंने देखा। तो ये आपके यहां से क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ पूरा पूरा फिनिश हो गया। तो अब इसके बाद हम उठाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने हैं सवाल वो, फिर हम उठाएंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम लोग देखेंगे बीच में कूलम्ब्स लॉ के बेस का, सॉरी इसको पढ़ा दिया मैंने, यानी गॉसिस लॉ। यहां से आपका खत्म होगा। फिर कैपेसिटेंस में पढ़ा हुआ लेक्चर, फिर हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और ऑलरेडी डिटेल में पढ़ना तो ये 23